हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ हमेशा हो। तो जैसा कि डियर आपको पता है कि हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल 5 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स। क्लियर? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लेके आया हुआ था डियर जस्ट लास्ट लेक्चर में। क्लियर है? ओके तो ऑलमोस्ट ये थ्री थिंग्स जो होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, ये सभी ना सेम होते हैं भैया, सेम होते हैं। क्लियर है? जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो राइट। तो नंबर ऑफ कंडीशंस की बात होती है, ओके जिन बेसिस पे हम बात करते हैं भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, है ना, हम कैसे सेम कंसीडर करते हैं, राइट। उन कंडीशंस के बारे में भी मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दिया हुआ था कल के जस्ट लास्ट लेक्चर में। क्लियर है बात? ओके तो मैथमेटिकली हम लोग अब बात करते हैं भैया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट कैसे करेंगे, सेंट्रॉइड को लोकेट कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास को हम लोकेट कैसे करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके तो बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ डियर एंड तक, है ना। और मेरा सजेशन रहेगा कि यदि आप लास्ट लेक्चर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल देख लीजिएगा, तभी आप आज के इस लेक्चर में आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी हर एक बातों को, राइट। जो मैं कंसेप्चुअली जो भी मैं बात करूंगा, राइट, जो भी मैं पॉइंट्स का डिस्कस करूंगा उसको आप कंसेप्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया। ओके आइए तो जरा, ये रहा है ना आपके पास स्क्रीन में, राइट। मैं कुछ फिगर ड्रॉ किया हूं डियर। क्लियर है? और ये फिगर क्या है पता है? यहां पे ना एक मैं फ्लैट प्लेट की बात कर रहा हूं। दिस इज नथिंग बट फ्लैट प्लेट, और वो भी कैसा? हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट। समझ रहे हैं क्या बात को? दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट। क्लियर बात? और इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का मैं बात कर रहा हूं भैया कि इसका मास है क्या? इसका मास है कैपिटल M, राइट। और इसका जो वेट है कैपिटल W है, राइट। इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल V है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके इसका जो डेंसिटी है वो रो है। क्लियर? और साथ ही साथ यहां पे मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं T। क्लियर? तो इस तरह के, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना भाई बॉडी को जैसे हम डिफाइन करते हैं तो ज्योमेट्री की बात होती है, मास की बात होती है, वेट की बात होती है। क्लियर बात है? ओके तो और साथ ही साथ ना मैं यहां पे ये भी बात कर लेता हूं भैया। क्लियर है? एरिया, इसका क्या है भैया? एरिया, राइट। और एक कौन सा एरिया मैं बात कर रहा हूं? कोई भी एक प्लेन एरिया इस फ्लैट प्लेट का। इज दैट क्लियर? तो ये रहा हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट। ओके तो यहां पे जो थिकनेस की बात कर रहा हूं, दिस थिकनेस इज नथिंग बट दिस इज द थिकनेस। क्लियर है बात? दैट इज T। ओके इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहां पे बहुत सारी मैं बात करने वाला हूं, बिल्कुल आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा एंड तक, मजा आएगा डियर। आप फील कर पाएंगे यहां पे मैं मैथमेटिकली जब कनेक्ट करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंट्रॉइड को, राइट, सेंटर ऑफ मास को, तो बिल्कुल आप ना कंसेप्चुअली फील कर पाएंगे कि कब, है ना, हम बोल पाते हैं भैया कि ये डिफरेंट होता है, राइट, और कब ये सेम होता है। ये थ्री थिंग्स जो होता है, समझ रहे हैं बात को? तो यहीं से मैं पूरा कनेक्ट करूंगा, देखिएगा मजा आएगा आपको। ओके और मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी ये बात बोल के रखा हुआ है कि जैसे ये जो हमारा मॉड्यूल 5 है, राइट, ये 2 पार्ट में डील करेंगे, राइट। जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है, सेकेंड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट, है ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड का कंसेप्ट गजब का है। तो इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से, है ना, हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए थोड़ा डिटेलिंग में बात कर रहा हूं, है ना, सो दैट आप कनेक्ट कर पाए जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा। तो समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए यहां पे ना मैं इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट को, क्लियर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग मैं बात कर रहा हूं। और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन से एक्सिस से बना हुआ है पता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरह से है। इज दैट क्लियर? ये देखिए, फील करिएगा मैं यहाँ पे एक्सिस को किस तरह बात कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करते हैं भैया। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे एक्सिस को किस तरह बात कर रहा हूं पता है? ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, क्लियर, और ये रहा आपके पास वाई एक्सिस अंदर साइड। फील करिएगा,
ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर बात है क्या? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से बना हुआ जो प्लेन है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग है कौन? ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट। इतना सा बात क्लियर क्या? बताइए तो, क्लियर है ना? समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, राइट। तो मैं जब कोई भी बॉडी की बात करता हूं भैया, तो बॉडी जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल से डियर। क्लियर बात है? तो मैं ना इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का जो बॉडी बात कर रहा हूं भैया, ये भी ना नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, राइट। तो उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यदि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं तो आप है ना बिल्कुल फील कर पाएंगे, राइट, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूं, देख पाएंगे, राइट। इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट को मैं है ना यदि बात को छोटे छोटे स्लाइस में कट करूंगा, मतलब वही पार्टिकल की बात होगी जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्लियर बात है? तो ये रहा आपके पास पार्टिकल 1, क्लियर, ये रहा आपके पास पार्टिकल 1, ओके, और ये रहा आपके पास पार्टिकल 2 और ये रहा आपके पास पार्टिकल 3। क्लियर? जिसको आप चाहो तो एलिमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, वेरी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना हुआ ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट है, इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। और जब मैं है ना ये बात करूं भैया कि इन पार्टिकल्स का, राइट, तो ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल डियर, समझ रहे हैं क्या बात को? वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है? ओके। तो इन पार्टिकल्स का भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। क्लियर है? ओके। तो बॉडी का टोटल मास बात करता हूं वो कैपिटल M है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो इन पार्टिकल्स का भी खुद का मास होगा डियर, खुद का ही मास होगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्या, आइए जरा मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि भैया यहां पे ना यदि मैं बात करूं टोटल मास ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, यदि मैं बात करूं कैपिटल M, तो मैं कह सकता हूं कि भैया सभी पार्टिकल्स, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं लेकिन यहां पे 3 पार्टिकल्स की बात किया हूं, 3 एलिमेंट्स की बात किया हूं, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट, इस तरह से नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, तो नंबर ऑफ है ना, ऐसे मैं छोटा छोटा मास की बात करूंगा। क्लियर है? अब इनका मास है भैया तो मैं वेट की बात करूंगा इस तरह से। कैसे? ये हो जाएगा आपके पास वेट, तो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा कि भैया बताइए तो, यहाँ पे W1 है ना पार्टिकल 1 का वेट, पार्टिकल 2 का वेट, इस तरह से। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। यदि मैं यहां पे बात करूं वॉल्यूम की, ओके, तो वॉल्यूम को कैसे बात कर पाऊंगा? इसका जो टोटल वॉल्यूम भैया V है, तो छोटे छोटे पार्टिकल का भी एक छोटा छोटा वॉल्यूम होगा, जिसमें मैं बोल सकता हूं V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? यदि मैं एरिया की बात करूं, एक जैसे कि आप यहां पे देख पाएंगे ये ऐसा रखा हुआ है ना हॉरिजॉन्टल, तो आप सपोज कीजिए आप है ना टॉप से देख रहे हैं तो वो वाला प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो प्लेन मतलब एरिया, तो वो भी एक छोटा छोटा है ना एलिमेंट, छोटा छोटा पार्टिकल में बात करूं तो उसका भी यदि मैं एरिया बात करूंगा तो छोटा छोटा एरिया बात करूंगा। क्लियर है क्या बात? ओके, वेरी स्मॉल स्मॉल एरिया। तो टोटल जो इसका प्लेन एरिया है भैया, जिसको मैं ए बोल रहा हूं, क्लियर, तो वो A1 A2 छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इस तरह से बात कर सकता हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? इतना सा बात क्लियर है क्या? बताइए तो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके सर, फाइन। नाउ तो भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने डिफाइन कैसे किया हुआ था? बताइए तो। एक पॉइंट, एक ऐसा सेंटर, राइट, सेंटर मतलब पॉइंट, ओके, जहां पे बॉडी का जो वेट होता है ना, बॉडी का जो वेट होता है उसको हम अज्यूम करते हैं कैसा कि वो उस पॉइंट पे कंसंट्रेट है, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट है। क्लियर? लेकिन आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे होंगे डियर, क्लियरली देख पा रहे होंगे कि बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे स्मॉलर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। तो सभी एलिमेंट का, सभी पार्टिकल्स का छोटा छोटा वेट होगा। इस तरह से थ्रू आउट द बॉडी
बॉडी का जो वेट होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है यदि हम ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, जो फील करते हैं हम लोग। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट बोलता है भैया, एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो जहां पे बॉडी का जो वेट है वो कॉन्सेंट्रेट है, ऐसा अज्यूम कर रहा, ऐसा अज्यूम करो। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके तो मैं ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट जो बॉडी बात कर रहा हूं ना भाई, राइट, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ना यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया हूं मैं। ये देखो तो ये वाला वो पॉइंट है, राइट, जिसको मैं बोल रहा हूं इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भैया ये। क्लियर है? ओके और जो इसका वेट होगा, ये जो W बोल रहा हूं, तो ऑब्वियस है ये यहीं पे एक्ट करने वाला है। तो बॉडी का जो वेट होता है, राइट, वो कैसा एक्ट करता है भैया बताइए तो? वर्टिकली, बताइए, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये रहा इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट बॉडी का वेट W। क्लियर है? जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। अब इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अभी तो मैं जस्ट अज्यूम कर दिया हूं, कि यहां पर है करके। क्लियर है? अब इसको लोकेट करना है तो मैथमेटिकली हम लोग लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जाऊंगा तो यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस मेरा क्या रहेगा पता है आपके पास? मेरा ये रेफरेंस एक्सिस ये रहेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स में बात करूंगा भैया, तो यहाँ पे ना मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताइए? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा कि नहीं करूंगा? ये वाला डिस्टेंस, राइट, बिल्कुल। यदि मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बात करूं तो ये वाला होगा। समझ रहे हैं? तो ये भी कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसको मैं बोल रहा हूं भैया क्या? दिस इज द एक्स बार एंड दिस इज द वाई बार, राइट। और यही एक्स बार और वाई बार ये ना इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट बॉडी के है ना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेगा, और कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, सर मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल ओके। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों हुआ? क्योंकि भैया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, राइट। तो यदि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करता हूं, तो यदि यहां पे बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, राइट, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो ऑब्वियस है भैया ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस होगा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये वाई बार जो है ना वाई एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? तो यही एक्स बार वाई बार को मैं फाइंड आउट कर पाता हूं यदि, तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा भैया कि इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पास है, उसको मैं लोकेट कर पाऊंगा इन वाई और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस y और x एक्सिस को एज अ रेफरेंस एक्सिस मानते हुए। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं कैसे लोकेट करूंगा, है ना, इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा x बार और y बार को? तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे है ना इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट को मैं है ना बात कर रहा हूं कैसे, नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं तो बहुत छोटा होगा, ये जो पार्टिकल है जिसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूं बहुत छोटा होगा, राइट, लाइक पॉइंट की तरह होगा डियर, पॉइंट की तरह होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट का खुद का मास होगा, जिस तरह मैं बात किया हूं इस तरह से m1 m2 m3 इन सभी पार्टिकल का। तो वेट भी होगा छोटा छोटा वेट, राइट। तो वेट कहां पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पार्टिकल तो खुद पॉइंट की तरह है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वो पॉइंट ही क्या हो जाएगा उसके लिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके। तो आइए जरा ये मैं बात करता हूं भैया क्या पार्टिकल 1 का वेट बात करूं तो इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया इसका W1। क्लियर है बात? ओके। और यहां पे पार्टिकल 2 के लिए बात करूंगा तो ये हो जाएगा भैया वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां भी बात करूंगा लाइक दिस, इस तरह से, दिस इज W2। और यहां पे बात करूंगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, इस तरह से, तो ये W3। इज दैट क्लियर?
आ रही बात क्या समझ में आ रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो पार्टिकल के लिए यदि मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करूं तो ये तो खुद पॉइंट की तरह है, खुद पॉइंट की तरह है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका यहीं पर ही होगा, बिल्कुल। तो इसको मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो ठीक उसी तरह आप यदि मास के लिए बात करोगे तो कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो वहां पे आप टोटल मास को बात करोगे तो है ना, छोटे छोटे का पार्टिकल, छोटे छोटे एलिमेंट की बात करेंगे तो उनका खुद का मास, राइट। तो सेंटर ऑफ मास को आप डिफाइन कर पाएंगे, सेंटर ऑफ मास को। क्लियर है? ओके, तो ये पार्टिकल्स बोल रहा हूं पॉइंट की तरह है, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो वही हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलेंगे, COM1, COM2, COM3, इस तरह से। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल। तो भैया यहां पे ये जो COG1 है, जो पार्टिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बात कर रहा है भैया, COG1, राइट। तो इसके लिए यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, राइट, तो यही y एक्सिस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। तो आइए वेरी केयरफुली, तो मैं सिमिलरली ऐसा बोल पाऊंगा क्या, ये रहा आपके पास x1, राइट, तो ये क्या हो जाएगा भैया, y1। बिल्कुल। यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये रहा भैया आपके पास x2, तो ये हो जाएगा y2। बिल्कुल सही बात। इस पार्टिकल 3 के लिए मैं बात करूं तो ये रहा भैया आपके पास x3, तो ये क्या हो जाएगा, y3। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो ये परपेंडिकुलर, जैसे मैं बात करूं तो ये भी हो जाएगा ऐसा परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर y1, y2, y3, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर x1, x2, x3। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? यदि इतना क्लियर है तो चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं डियर। ओके, तो देखिए वेरी केयरफुली आइए, आई होप ये विजिबल होगा, राइट। तो चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए मैं बात करता हूं, फाइंड आउट करना। तो याद कीजिए भैया, है ना, जब मैं वेरिग्नस थ्योरम पढ़ाया हुआ था तो आपको ये बात बोल के रखा हुआ था कि वेरिग्नस थ्योरम का एप्लीकेशन यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो वेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है भैया, वेरी केयरफुली, वेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है, ये रहा ना वेरिग्नस थ्योरम। ये वेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है, ये जो वेरिग्नस थ्योरम है ये क्या कहता है डियर, कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, है ना, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस दैट विल बी इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट दिस सेम पॉइंट और एक्सिस। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? तो हम जब वेरिग्नस थ्योरम की बात किए थे तो पॉइंट के अबाउट अभी तक बात किए थे मूवमेंट, तो अब यहाँ पे मैं एक्सिस के अबाउट बात करने वाला हूं, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे भैया ये जो छोटे छोटे पार्टिकल का जो वेट है, समझ रहे हैं, तो इन सभी वेट के कारण मैं नेट मूवमेंट की बात करूंगा अबाउट द एक्सिस। क्लियर है? तो इन सभी छोटे छोटे वेट का जो रिजल्टेंट वेट होगा कौन सा होगा, ये टोटल वेट, इसका मूवमेंट अबाउट दिस सेम एक्सिस, ऐसे ही बोलूंगा क्या बताइए। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, एक्सिस से मेजर करोगे, एक्सिस से। यदि वाई एक्सिस के अबाउट में बात करूंगा मूवमेंट, क्लियर बात है, वेट का, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये वाला। यदि एक्स एक्सिस के अबाउट बात करूंगा मूवमेंट, क्लियर, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलाउंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए भैया अब मैं बात करता हूं क्या बात करता हूं कि भैया अच्छा यहां पे जस्ट मैं बात करता हूं, ये वेरिग्नस थ्योरम क्या कहता है, F1 D1 प्लस F2, बात है ना, हम इस बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ये F3 D3 इस तरह होता है भैया, क्लियर है। और ये होता है कि आपके पास रिजल्टेंट का मूवमेंट, इस तरह से। यही कहता है क्या वेरिग्नस थ्योरम? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो हमने पढ़ा हुआ है, तो फोर्स को जस्ट हम बात करेंगे वेट से। कैसे बात करेंगे, वेट से। तो मैं बात करता हूं यहां पे जस्ट क्या, मूवमेंट अबाउट, राइट, मूवमेंट
मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस यदि मैं बात करूं तो आप इस डायग्राम से बिल्कुल फील कर पाएंगे डियर कि क्या, बताइए तो मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस की यदि मैं बात करूं तो बताइए ये हो जाएगा भैया W1, क्लियर बात है, W1 और क्या होगा बताइए तो वाई एक्सिस की ओर बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x1 प्लस W2 ये x2 प्लस W3 और ये हो जाएगा x3। बिल्कुल इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो मैं आगे भी बात कर सकता हूं, इक्वल्स टू टोटल वेट, मतलब ये रिजल्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा भैया x बार। बोल पाऊंगा ऐसा? बिल्कुल सर ऐसा ही तो बोल पाएंगे। तो क्या मैं यहाँ पे ये x बार इक्वल्स टू ऐसा बोल पाऊंगा क्या, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3, राइट, ये हो गया डैश डिवाइडेड बाई, राइट, एंड दिस W इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा भैया इसके, और ये W क्या है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश। क्लियर है क्या बात बताइए? सिमिलरली मैं मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस बात कर रहा हूं, क्लियर। और मूवमेंट किसका, वेट का। तो जैसे कि आपको पता है भैया मूवमेंट तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया जा सकता है, तो अभी तक हम फोर्स के लिए मूवमेंट डिफाइन किए थे, लेकिन अब वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है क्या बात? तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, तो आप क्या बोलेंगे पता है, आप बोलेंगे कि सर W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 प्लस डैश इक्वल्स टू W टोटल वेट, मतलब रिजल्टेंट हो गया भैया, और ये हो जाएगा Y बार। बिल्कुल ऐसे ही तो बोलेंगे सर, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो मैं कह सकता हूं Y बार इक्वल्स टू W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3, बिल्कुल सही बात, प्लस डैश डिवाइडेड बाई, अब बताइए दिस W कैन बी डिवाइडेड टू दिस टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट। तो ये जो W भी है, ये फिर से मैं बात करूंगा W1, मैं बोल सकता हूं W1, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना, तो उन सभी पार्टिकल्स के वेट का जो सम होगा यही ये कैपिटल W के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो भैया यहाँ पे जो मैं x बार फाइंड आउट किया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं y बार फाइंड आउट किया, ये क्या है बेसिकली, ये है आपके पास कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है बताइए तो, कोऑर्डिनेट्स है भैया, देखिएगा वेरी केयरफुली, ये जो x बार और ये जो y बार है, ये क्या है पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो यहां पे आप चाहो तो है ना, जैसे 3 एक्सिस की बात कर रहा हूं तो कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स की बात होगी, जेड बार भी बात कर सकते हो, क्लियर। लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जब प्रॉब्लम्स करने जाते हैं, रियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, समझ पा रहे हैं क्या बात को, तो मैक्सिमम चांसेस होगा, राइट, मैं कह सकता हूं 95% चांसेस होगा कि भैया जो प्रॉब्लम होगा ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चाहे जिस तरह से भी, क्लियर है? ओके तो वो प्रॉब्लम प्लेन का प्रॉब्लम हो, 2D का प्रॉब्लम हो, इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होंगे, राइट। और यही रीजन है कि हम जस्ट ना 2 ही कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं इस तरह से, राइट। यदि हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करना हो, चाहे हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना हो, चाहे हमको सेंट्रॉइड लोकेट करना हो, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके इसीलिए मैं यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स की बात किया, राइट। और इसको इससे किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का एग्जांपल लेके। इज दैट क्लियर? तो आप चाहो तो यदि थर्ड कोऑर्डिनेट्स की यदि बात करोगे, जेड बार,
राइट। तो जस्ट आप ना ये एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे, किससे, जेड से रिप्लेस कर देंगे, जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, राइट। और सिंस हमको क्या एक पॉइंट को ही तो लोकेट करना है डियर, एक पॉइंट को ही तो लोकेट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करना मतलब पॉइंट तो है ना बेसिकली, तो एक पॉइंट को लोकेट करना है भैया, तो मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, मिनिमम, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो 2, क्या 2, समझ रहे हैं बात को। थर्ड कोऑर्डिनेट्स यदि नहीं भी है तब भी आप बता पाएंगे कि आप उन 2 कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे है ना उस पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया, इसीलिए हम लोग जनरली 2 ही कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जो 2 ही कोऑर्डिनेट्स के। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, आ रही बात क्या समझ में, बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यदि मैं बात करूं इसी में, क्या, आइए, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इक्वल्स टू होता है भैया mg, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो यदि मैं बात करूं क्या, जो g की वैल्यू है, राइट, वो कैसा है, कांस्टेंट है, और ये बात मैं ऑलरेडी समझा के रखा हूं, मतलब जो बॉडी है भैया वो कहां पे हो, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट, मतलब थ्रू आउट द बॉडी, जहां पर भी आप बात करेंगे जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो भैया यहां पे ये जस्ट मैं क्या बात कर पाऊंगा कि ये जो W होगा, राइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जस्ट आप बात करेंगे, अभी जो जस्ट मैं क्या किया बताइए, तो ये रहा, इन इक्वेशन में x बार और y बार में पुट कर देंगे W की वैल्यू, क्लियर बात है, W की वैल्यू, राइट, मतलब mg, क्लियर है, अरे बात समझ में। तो जैसे मैं 3 पार्टिकल्स की बात किया हूं, 3 पार्टिकल्स की, ओके, तो यहां पे मैं बात करूंगा क्या, g कांस्टेंट है, मतलब मैं बोलूंगा भैया G1 इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू G3 इक्वल्स टू डेस, ऐसा मैं बोलूंगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट है, जितने भी पार्टिकल के लिए बात करोगे, क्लियर है, ओके। तो वो जो इक्वेशन है, सपोज करता हूं मैं इसको बोल देता हूं भैया क्या, ये मेरे क्या इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, समझ रहे हैं, ये क्या है भैया, इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन 1 में यदि मैं सभी पार्टिकल के लिए बात करूं वेट की वैल्यू, तो आपके लिए ये जो फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा भैया कि भैया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डेस, क्लियर है बात, अरे बात समझ में, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डेस। आई होप कि आप फील कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे। क्यों ऐसा हुआ पता है आपके पास, ये इसलिए ऐसा हुआ डियर, क्योंकि W1 की वैल्यू M1G, W2 की वैल्यू M2G, W3 की वैल्यू M3G, इस तरह से बात करूं तो G तो सब जगह कांस्टेंट है, तो यहां भी बात करूंगा M1G, M2G, M3G, इस तरह। तो G ऊपर और नीचे से तो कैंसिल हो गया ना भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये जस्ट इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, ये जस्ट इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा डियर, क्लियर है बात, आ रही बात क्या समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली मैं y बार इक्वल टू बोल पाऊंगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डेस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आप चाहे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डेस, इसको आप बोल सकते हैं टोटल मास, इसको आप बोल सकते हैं टोटल मास, क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है पता है आपके पास, ये देखो, ये जो x बार y बार आप फाइंड आउट किए, ये ना ये बता रहा है भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, coordinates of center of mass, is that clear, with respect to x and y axis, and that x and y axis are nothing but this, like this, इस तरह से, क्लियर है, ओके। तो ये सेंटर ऑफ मास, में भी पॉसिबिलिटी कि यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी हो,
मे भी पॉसिबिलिटी डिफरेंट भी हो, लेकिन मैं आपको ये बात बोल के रखा हुआ था, कल समझा के रखा हुआ था भैया कि यदि बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख पा रहे होंगे, इस इक्वेशन में जो भी इसका वैल्यू आएगा एक्स बार वाई बार, जो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा है, ये वही वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा लाइक दिस, जो कि बता रहा है क्या, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को। क्लियर बात? तो ये किस कंडीशन में हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा भैया बताइए। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं कि भैया चलो यहाँ पे मैं बात करता हूं, इसको इक्वेशन 2 नेमिंग कर देता हूं, इक्वेशन 2। यस, क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से यदि मैं बात करूं भैया, तो यहां से मैं बोल पाऊंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो सेंटर ऑफ मास है, क्लियर, वो सेम पॉइंट होगा, राइट? मतलब सेम होगा किस कंडीशन में, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके ना, नेक्स्ट बात करता हूं। अब क्या बात करने वाला हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? यहां पे जस्ट मैं बोलता हूं क्या कि भैया मास इक्वल्स टू क्या होगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात। तो यदि मैं इस इक्वेशन में मैं बात करूं भैया कि डेंसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, क्लियर, और कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्लियर बात, थ्रू आउट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्लियर है? बॉडी के वॉल्यूम के थ्रू आउट यदि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और इसका मतलब मैं आपको समझा के रखा हूं, राइट? इसका मतलब मैं आपको समझा के रखा हूं कि भैया बॉडी में कहीं पर भी बात करो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास, ना कहीं पे कम ना कहीं पे ज्यादा। ऐसा यदि है तो इस इक्वेशन से मैं ये भी बोल पाऊंगा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, क्लियर बात है? ओके, मैं यहां पे क्या बात करूंगा कि भैया मास की वैल्यू रखूंगा क्या, रो वी, राइट? तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रो 1 की बात होगी, रो 2 की बात होगी, रो 3 की बात होगी, इक्वल्स टू ये सब क्या हो जाएगा भैया, पूरा का पूरा रो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रो कांस्टेंट है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आइए जस्ट यहाँ पे m की वैल्यू क्या बात करूंगा, रो 1 v1, क्लियर, या फिर मैं बोलूं रो 1 रो 2 रो 3 है तो सब रो हो गया ना, क्लियर है? कांस्टेंट है तो जी, तो रो v1 रो v2 रो v3 रो v1 रो v2 रो v3, इस तरह से बात करेंगे तो यहां से रो और यहां से रो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड से फिर से कैंसिल हो जाए, जैसा अभी g कैंसिल हुआ था। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जस्ट मैं क्या बात करूंगा डियर, बताइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यही था ना इक्वेशन नंबर 2, ये देखो इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे ना देखिएगा वेरी केयरफुली, पूरा का पूरा मैथमेटिकली हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं डियर, तो ये हो जाएगा x बार इक्वल्स टू हो जाएगा भैया क्या, v1 x इक्वल्स टू v1 x1 ना प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 प्लस डैश, इस तरह से। इज दैट क्लियर? और मैं बोलूंगा भैया क्या, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश। तो यहाँ पे जस्ट आप v1 प्लस v2 प्लस v3 को क्या बोल सकते हो, टोटल वॉल्यूम, कैपिटल V। क्लियर है? अरे बस में सिर्फ v बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात। तो ये y बार सिमिलरली हो जाएगा v1 y1 प्लस v2 y2 प्लस v3
y3 प्लस डैश 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 डैश। ओके सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये पढ़ा रहा हूं डियर मैं डेरिवेशन के साथ, तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा ना। मेरे को पता है कि आपके एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, राइट, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, राइट, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी यदि मैं बात करूं तो बहुत छोटे छोटे वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। लेकिन जब तक मैं है ना ये डिस्कस नहीं करूंगा, जब तक आपको ये प्रॉपर डेरिवेशन पता नहीं रहेगा ना, तो आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कंसेप्चुअली क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस का जो वैरायटी होता है, राइट, जो क्वेश्चन का स्टाइल होता है, ओके, वो डिफरेंट वैरायटी में हो सकता है, डिफरेंट वैरायटी में हो सकता है। तो इस तरह से आपको इसका ये डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए मैं ऐसा डिस्कस कर रहा हूं डियर। क्लियर है? ओके, तो आप पूरे लेक्चर के साथ सीक्वेंस में बने रहोगे तो गजब का आपका कॉन्फिडेंस होगा, कंसेप्चुअली गजब का आपका कॉन्फिडेंस होगा डियर। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है फिर बताइए, ये इक्वेशन क्या बता रहा है? तो ये इक्वेशन ये बता रहा है भैया कि ये कोऑर्डिनेट्स को बताया, अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, बताइए, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं नेमिंग करता हूं भैया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आता होगा क्या? जस्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, आइए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ही तो हमने इसको है ना इस इक्वेशन को डिराइव किया ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यस। क्या बोलेंगे बताइए? तो कि भैया सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। बताइए, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे तब भी एक पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम बोलोगे तब भी एक पॉइंट होता है। क्लियर है? ये बॉडी के मास के लिए होता है सेंटर ऑफ मास, और ये सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम मतलब बॉडी की ज्योमेट्री के लिए होता है, तो ज्योमेट्री का भी खुद का सेंटर होगा, राइट। तो इस कंडीशन में कब, जब, बताइए, डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यदि ऐसा है तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही होगा क्या? सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, वही होगा सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। एज वेल एज अब मैं बात करता हूं फ्रॉम, नोट करते जाइएगा हर एक पॉइंट को, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इस तरह से मैं बात करता हूं। तो बताइए मैं यहां पे क्या बोल पाऊंगा कि भैया ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, और बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, और बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, यस, ये क्या होगा? सेम पॉइंट होगा। कब बताइए? तो सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, ये किस कंडीशन में है? तो ये भी आपके पास जब रो कैसा हो? कांस्टेंट हो, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कांस्टेंट हो, तो ये इक्वल हुआ ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ये कब इक्वल होता है भैया? बताइए तो, ये कब इक्वल होता है? जब बॉडी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि जो जी है भैया ये कैसा है? कांस्टेंट है। तो कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर यहां पे जब रो इक्वल्स टू जी होगा तब हम ऐसा बोलेंगे क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई, रो का मतलब डेंसिटी होता है। रो मतलब क्या होता है बताइए? रो इक्वल्स टू होता है भैया मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब बॉडी के वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में बात करते हो, राइट। तो या फिर मैं बोलूं थ्रू आउट द वॉल्यूम बोलते हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, मतलब ऐसा बोलोगे ना भाई, डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है? जी बोलते हैं तो भैया ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो थ्रू आउट दी बॉडी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई, इसका मतलब ये नहीं, समझ रहे हैं? इसका मतलब
क्या है ये तो आपको समझ में आना चाहिए जिस तरह भी मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं, सब इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर कि कई बार ऐसा होगा कि अभी मैं बात करूंगा, देखिएगा डिफरेंट फिगर्स के लिए सेंट्रॉइड, राइट, तो उसी सेंट्रॉइड को आपके एग्जाम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके बोल दिया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके बोल दिया जाता है, राइट। तो वहां पे वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप क्या बोलने वाले हैं? सेंट्रॉइड बोलने वाले हो। यदि सेंट्रॉइड के टर्म्स में पूछा तो वही सेंट्रॉइड क्या होने वाला है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने वाला है, इस तरह से, राइट। और पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, राइट, हम यदि बॉडी की डेंसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म बात करते हैं, और है ना, ऑलमोस्ट 99% चांसेस होगा आपके प्रॉब्लम वाइज, क्वेश्चन वाइज, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, राइट। एंड जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे वो भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, यूनिफॉर्म, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती है, राइट। यदि क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग भी यही होगा कि प्रॉब्लम में आपको बात करना है हमेशा, यदि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो रो इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? और यही रीजन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो बॉडी का तो वही सेंटर ऑफ मास है, और वही क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अब यहीं से देखिए, अब हमारे पास क्या बचा पता है? सेंट्रॉइड में सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बचा है और सेंट्रॉइड ऑफ लाइन बचा हुआ है, राइट। तो मैथमेटिकली यहीं से कनेक्ट करते हैं, उसको भी मैथमेटिकली यहीं से कनेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन जब मैं है ना, जैसे मैं यहां तक बात किया सेंट्रॉइड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो भैया यहां पे, राइट, जैसे मैं आपको ये बात ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे बताइए तो? है ना, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम की। तो बेसिकली है ना, ये थ्री टर्म्स जब मैं बात करता हूं तो वेट से रिलेट है, और वेट कब होगा? जब मास होगा, और मास कब होगा? जब है ना 3D की बात होगी। क्या बात होगी? 3D की। तभी तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप फील कर पाएंगे जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर को। और मास की बात हुई तो वेट की बात होगी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी 3D की केस में बात होगी। क्लियर है? और सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम बात कर रहे हैं तो ये तो 3D होता ही है, ये तो 3D होता ही है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा फील करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी केयरफुली। तो ये भी क्या 3D की बात होती है भैया, ये भी क्या 3D की बात होती है, तब मैं बोलता हूं सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो ये पूरा का पूरा 3D इक्वेशन, अच्छा 3D के लिए वैलिड था, क्योंकि मैं क्या बात किया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, और उसके बाद क्या? सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम बात किया ना भाई। देखिए वेरी केयरफुली, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बात किया। फिर बात किया क्या बताइए? सेंटर ऑफ मास बात किया, बिल्कुल। फिर बात किया बताइए सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। तो देखो 3D की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से मैं इसको है ना 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट तो कर पाया, 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट तो कर पाया, राइट। लेकिन मैं मैथमेटिकली ना यहाँ पे मैथमेटिकली बात करूंगा ना डियर, तो मैं यहीं से सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के कंसेप्ट को भी पिक्चर में ला सकता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन के भी कंसेप्ट को पिक्चर में ला सकता हूं। क्लियर है? ओके, समझते जाइएगा, बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, राइट। पूरे संपूर्ण ज्ञान दूंगा डियर मैं आपको, राइट। आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे, समझ रहे हैं बात को? ओके, तो सर इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो भैया मैं अब क्या करने वाला हूं पता है, देखिएगा, एक अजम्पशंस लेने वाला हूं। यहां पे देखिए वेरी केयरफुली, यहां पे मैं जो थिकनेस की बात किया हूं, ये देखो, ये जो थिकनेस की बात किया हूं ना, ये देखिए ये थिकनेस, इस थिकनेस को मैं अज्यूम करने वाला हूं कैसा? इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट का जो थिकनेस है, राइट, इसको मैं अज्यूम करने जा रहा हूं कि भैया ये होगा यूनिफॉर्म थिकनेस, राइट, थ्रू आउट एरिया। और जब भी मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं भैया, इस बात को अब हमेशा ध्यान में रखना, थ्रू आउट
एरिया ए। क्लियर है बात? अरे बात समझ में, जैसे ये टॉप से देखोगे तो ये वाला एरिया दिखेगा, ये एरिया प्लेन एरिया। तो इस प्लेन एरिया के अलोंग कहीं पर भी, समझ रहे हैं बात को, जैसे कि मैं बात किया इधर से टॉप से देखा इसको, इधर से टॉप से देखा इस बॉडी को, राइट, तो ये कैसा दिखेगा मेरे को? रेक्टेंगल प्लेन दिखेगा, राइट। तो इस एरिया के थ्रू आउट इसका जो थिकनेस है जो भी होगा सेम होगा ना, वैसे ही बात हो रहा है। तो थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस होगा थ्रू आउट एरिया ए। ये मेरा अजम्पशंस का पार्ट है, यहाँ पे ये मेरा क्या है? अजम्पशंस का पार्ट है। इज दैट क्लियर डियर? तो यदि ऐसा है तो यहां पे आते हैं भैया, आइए। तो यदि ऐसा है तो मैं अब बात करता हूं इक्वेशन नंबर 3 से बात करूंगा। तो इसमें मैं सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम तक पहुंचा था ना, तो मैं अब वॉल्यूम को कैसे बात करूंगा पता है? ये रहा भैया एरिया इंटू थिकनेस। ऐसी बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। तो थिकनेस यदि है कांस्टेंट, थिकनेस यदि है कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, अभी जस्ट बताया यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म, राइट, थ्रू आउट इट्स एरिया। क्लियर बात? तो यहां पे जस्ट ये वॉल्यूम की बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया किसके? एरिया से। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलूंगा मैं कि भैया x बार इक्वल्स टू, बताइए तो ये हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरह से डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस दिस। सिमिलरली y बार बात करूंगा तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस दिस डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह से, राइट। और a1 प्लस a2 प्लस a3 को टोटल क्या? प्लेन एरिया, टोटल प्लेन एरिया, समझ रहे हैं? जो ए बोल रहा था उस ऐसा बोल सकते हो। अब फर्स्ट स्लाइड में तो वही बताया था मैं कि आपको क्लियर, जैसे वॉल्यूम के लिए बात की, जैसे वेट के लिए बात की, जैसे मास के लिए बात, इस तरह से समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये क्या बताएगा बेसिकली आपको? ये क्या बताएगा? ये बताएगा भैया आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? तो एक्चुअली जब मैं एरिया की बात करता हूं यहां पे जब मैं एरिया की बात करता हूं, ये वाला, क्लियर है? तो ये तो होता है भैया प्लेन एरिया, ये तो होता है प्लेन एरिया, क्लियर? और प्लेन एरिया मतलब 2D, क्लियर है क्या बात? प्लेन एरिया मतलब 2D। तो भैया हालांकि मैं यही इक्वेशन से लाया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के कंसेप्ट को, राइट, जहां पे V1 की वैल्यू आप रखेंगे A1T, V2 की वैल्यू रखेंगे A2T, V3 की वैल्यू रखेंगे A3T, तो T न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, हालांकि मैं यहां से है ना कनेक्ट कर पाया, कंसेप्चुअली बात कर पाया, लेकिन ये COG COM COV बोल रहा हूं तो ये तो पूरा 3D है ना, 3D के लिए डिफाइन कर, लेकिन यहाँ पे ये कैसा है भैया? 2D है, 2D। इज दैट क्लियर? ओके। तो एक्चुअली जो मैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बोलता हूं इसके लिए कॉन्सेप्ट तो यही होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसा कनेक्ट करते हैं ऐसा कनेक्ट। ओके, तो ध्यान रहे आपको, ध्यान रहे कि जब हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मतलब जो एरिया जो होता है भैया प्लेन एरिया होता है, मतलब 2 डायमेंशन की बात होगी। क्लियर है? ओके। और इसी प्लेन एरिया को मैं और क्या बोल सकता हूं पता है आपके पास? इसी प्लेन एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं? आप यदि मैं प्रॉब्लम वाइज बात करता हूं तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? प्लेन फिगर, सॉरी प्लेन फिगर नहीं बोलना है, प्लेन लैमिना, एक्चुअली प्लेन लैमिना। समझ रहे हैं बात को? और प्लेन लैमिना में यदि मैं बात करूं, प्लेन लैमिना में यदि मैं बात करूं डियर, तो क्या क्या बात कर सकता हूं? जनरल प्लेन लैमिना की बात करूं तो रेक्टेंगल की बात होती है। ओके, देखिएगा, सॉरी, यहां पे यदि मैं बात करूं
तो रेक्टेंगल की बात होती है, स्क्वायर की बात होती है। ओके, इस प्लेन लैमिना में यदि मैं बात करूं ना डियर, तो रेक्टेंगल की बात होगी, आपके पास ट्रायंगल की बात होगी, आपके पास स्क्वायर की बात होगी, आपके पास सर्कल की बात होगी, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इस तरह से पैराबोलिक, स्पेंड्रल, समझ रहे हैं? ये सभी क्या है? प्लेन लैमिना होगा, प्लेन लैमिना होगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? लेकिन जब मैं बात करता हूं स्फीयर, जब मैं बात करता हूं कोन, ओके वेरी केयरफुली, जब मैं बात करता हूं स्फीयर, जब मैं बात करता हूं कोन, ओके जब मैं बात करता हूं हेमिस्फीयर, तो ये सभी 3D होगा, 3D होगा। तो वहां पे हम क्या बात करते हैं पता है? वहां पे हम क्या बात करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। समझते जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा कनेक्ट करूंगा मैं, पूरा कनेक्ट करूंगा। क्लियर है? क्योंकि वो तो 3D है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे यदि मैं बात करूं इन 3D के लिए बात करूं, तो भैया मैं क्या बात करूंगा? स्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर, इस तरह से हेमिस्फीयर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। हर एक पॉइंट को जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं नोट होना चाहिए आपके नोटबुक में। हर एक पॉइंट जो मैं बोल के समझा रहा हूं नोट होना चाहिए। एक बार पढ़िएगा, गजब का पढ़िएगा, जिंदगी में कभी नहीं फंसेंगे, जिंदगी में कभी नहीं फंसेंगे। क्लियर है? जब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो रीजन है, कुछ तो रीजन है, राइट? इतना सा बात क्लियर है क्या? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ना। लास्ट में एक गजब टाइप का मैं नोट पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, उस नोट पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में, राइट? जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो पूरा कनेक्ट। पहले मैं ना जो एक्चुअल जो बातें हैं उस है ना उसको मैं कर लेता हूं, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको मैं कर लेता हूं, फिर उसके बाद ना मैं सम अप करूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को मैं सम अप करूंगा। क्लियर? फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्वेश्चन किस तरह से अभी तक आए हुए हैं और आपको इसका आंसरिंग कैसे करना है। क्लियर है क्या बात? बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये 2D जो कि प्लेन एरिया, इसका सेंट्रोइड ऑफ एरिया की बात किया, मैथमेटिकली कनेक्ट कर पाया मैं कहां से? सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम से। इज दैट क्लियर? तो अब जब मैं बात करता हूं सेंट्रोइड ऑफ लाइन, तो ना भैया सेंट्रोइड ऑफ लाइन को मैं अब कहां से कनेक्ट करूंगा पता है? यही सेंट्रोइड ऑफ एरिया से, मैथमेटिकली। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? सर कैसे? तो मैं यहां पे फिर एक असम्पशन की बात करूं। एक्चुअली मैं ऐसा कनेक्ट क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि मेरे को ना कंसेप्ट चाहिए, मेरे को फार्मूला चाहिए। ओके, तो जब भी मैं कोई फार्मूला डिराइव करता हूं, राइट, तो मेरे को ना नंबर ऑफ असम्पशंस की बात करनी होती है, कुछ कुछ कंडीशंस अप्लाई करना होता है, तभी तो पिक्चर में आता है डियर, तभी तो पिक्चर में आता है। तो मैं यदि इसको बात करूं, ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4, राइट? ये है मेरे पास क्या? इक्वेशन 4। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो आइए जरा यहां पे आइए, फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं यहां पे। ओके, तो जैसे मैं थिकनेस को अज्यूम किया यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट एरिया। क्लियर है? तो अब मैं बात करता हूं भैया क्या? विड्थ की बात करता हूं। ओके, तो एक्चुअली जब मैं ये वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम को देखिए कैसे बात करेंगे अपन, देखिए वेरी केयरफुली। यहां पे आइए, इधर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम कहां पे है? ये। ओके, जब मैं यहां पे वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो मैं बोलूंगा एरिया, बात किया, ओके, एरिया इंटू थिकनेस, ऐसी बोलूंगा क्या? एरिया इंटू थिकनेस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ओके फाइन। और जब मैं बात करता हूं क्या कि थिक है ना, एरिया की बात करूं, जब मैं बात करूं एरिया की, तो क्या बोल सकता हूं भैया? ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। इज दैट क्लियर? मतलब मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब मैं आता हूं अब फिर से यहां पे, तो भैया यहां पे मैं बात करता हूं कि जो B है विड्थ, ये देखिए यहां पे लिख दूं क्या? यहां पे जो B की बात करूंगा जो कि विड्थ होगा,
तो इस विड्थ को मैं अज्यूम करूंगा क्या कि भैया ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ, ओके, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ, क्लियर? अरे बात समझ में? थ्रू आउट द लेंथ दैट इज कैपिटल एल, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे मैं और एक टर्म यूज कर सकता हूं, मास है, वॉल्यूम है, मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, थिकनेस है, एरिया है। तो यहाँ पे ना एक और मैं बात कर सकता हूं, क्या पता है? अभी तो जस्ट बात किया, ये थिकनेस, सॉरी लेंथ बात कर सकता हूं, और मैं बात कर सकता हूं विड्थ, ओके। तो ये रहा भैया एरिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये लेंथ इंटू विड्थ, ओके। तो यहाँ पे भैया बी को क्या मैं बोल रहा हूं? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, राइट। तो ये जो एरिया होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या? लेंथ के, राइट, उस बॉडी के लेंथ के जी, क्लियर है? कब हुआ ये? व्हेन विड्थ, क्या बताएंगे? विड्थ, ओके, ये बोलेंगे अपन विड्थ इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, अभी जस्ट बोला वेरी क्लियरली, यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, क्लियर है बात? ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा फील कर लीजिएगा इसको, राइट। ये रहा भैया क्या, वो जैसे कि मैं बात किया हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट, क्लियर। तो इसका ये ना लेंथ हुआ, ये क्या हुआ? वो लेंथ हुआ, क्लियर। तो इस लेंथ के अलोंग इसका जो विड्थ है यहां भी इतना ही है, फील कीजिएगा। इस लेंथ के अलोंग यदि मैं विड्थ की बात करूं, कैसे बोलूंगा जी? दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ, दिस इज द थिकनेस, क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? तो इस लेंथ के अलोंग विड्थ की बात करूंगा, यहां पे समझ रहे हैं बात को? इस लेंथ के अलोंग विड्थ की बात करूंगा तो यहां पे बात करूं, क्लियर? ऐसे यहां पे बात करूं, यहां पे कहीं पर भी आप बात करेंगे विड्थ कैसा है, यहां पे कांस्टेंट, इसी तरह की बात हो रही है यहां पे। इज दैट क्लियर? ओके, कि लेंथ के अलोंग थ्रू आउट इट्स लेंथ एल, ये जो विड्थ है भैया कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। ओके फाइन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, राइट, क्या मैं बोल पाऊंगा? x बार इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 प्लस दिस डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 दिस। देन y बार मैं बात कर पाऊंगा L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 प्लस दिस डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस दिस, क्लियर है? ओके, समझ रहे हैं? तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा, राइट, दैट इज कैपिटल L, ओके। तो ये क्या बता रहा है भैया? ये क्या बता रहा है? तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है। क्या बता रहा है बताइए? कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है। किसका भैया? सेंट्रॉइड ऑफ लाइन का ये बताया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ लाइन। समझ रहे हैं बात को? सपोज करता हूं मैं इसको बोल दिया इक्वेशन 5, राइट। तो इक्वेशन 5 कहां से आया पता है? इक्वेशन 4 से आया। ये रहा इक्वेशन 4, क्लियर है? तो एरिया इक्वल्स टू, आप यहां पे जस्ट बात करोगे ना क्या? विड्थ और लेंथ टू विड्थ बात करोगे तो कैसे बोलोगे आप? L1 B, L2 B, L3 B, इस तरह से A1 A2 A3 बात करेंगे तो क्लियर। तो सब जगह B, न्यूमरेटर में भी B कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो L1 X1 L2 X2 इस तरह से बात होगी, क्लियर है? तो आइए जरा यहां पे मैं यहां पे ये भी बात कर सकता हूं सर, क्या? ये देखो, टोटल मास मतलब छोटा छोटा मास का सम, वेट यहां भी छोटा छोटा वेट का सम, वॉल्यूम छोटा छोटा वॉल्यूम का सम, एरिया छोटा छोटा एरिया का सम, क्लियर? तो ठीक यहां पे मैं बात कर सकता हूं क्या? लेंथ
इसका मैं लेंथ माना हूं ना भाई, इस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट है इस बॉडी का है ना, लेंथ L जो माना हो, तो इसको भी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना जी, इसको भी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। कैसे? तो ये रहा टोटल लेंथ L, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश 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 डैश, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं इन कंसेप्ट को यूज कैसे करूंगा वन बाय वन। मैं जैसे शुरू से स्टार्ट किया था लेक्चर, वहीं से फिर से मैं है ना और कुछ डिफरेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिएगा, पूरा पढ़ डालेंगे। ओके, तो जब मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इस तरह से है ना कंसेप्ट, तो मैं इसको जब प्रॉब्लम में अप्लाई करने जाता हूं ना, तो इस कंसेप्ट को कहां पे यूज करूंगा? क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो जब नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, राइट, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ऐसा बात होगा। क्लियर है बात? अरे बात समझ में? ओके, तो ना इस फार्मूले को आप यूज करेंगे। लेकिन फॉर अ सिंगल बॉडी की बात करेंगे, सिंगल बॉडी का बात करेंगे, राइट, जैसे कि मैं बात करूं है ना, क्या स्फीयर है ना, कोन है, इस तरह से, तो आप बताओ भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करो उसका। तो उसके लिए ना आप ना फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इंटीग्रेशन मेथड, राइट। तो क्या करेंगे, उस सिंगल बॉडी का है ना आप ना छोटा सा एलिमेंट ऐसे सेलेक्ट करोगे लाइक दिस, इसी तरह से। क्लियर है बात? ओके, तो एक एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, फिर ना इंटीग्रेशन मेथड की बात करोगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे है ना उस कंसेप्ट को नोट करा रहा हूं डियर, राइट, जो आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं क्या, ओके, वेरी केयरफुली, और साथ ही साथ ना पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। यहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो एक्स बार बात करूंगा तो ये हो जाता है भी आपके पास एक्स बार एलिमेंट, राइट, और ये छोटा सा एलिमेंट आप बात किए हो क्या, उसका वेट dw डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा dw, इस तरह से। क्लियर है बात? ओके, और यहां पे यदि मैं बात करूं तो कैसे बात कर पाऊंगा कि भैया देखिएगा, इसको मैं कैसे बात कर पाऊंगा कि y बार इक्वल्स टू ये y बार एलिमेंट, मैं बताता हूं इसका मीनिंग है ना, ये dw डिवाइडेड बाय ये इंटीग्रेशन ऑफ dw, इस तरह से। इसको हम इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। फॉर सिंगल बॉडी की बात करेंगे तो सिंगल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप नोट करते जाइएगा ना, मेरे पास अभी क्या स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए है ना मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट करते जाइएगा। ये सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए, लोकेट करने के लिए यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। और ये वाला कॉन्सेप्ट को जब नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से जिस जहां पे है ना हर एक बॉडी का उस सिस्टम हो, हर एक बॉडी का वेट होगा, राइट। क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रहे, जब आप नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक में जाते हैं तो जस्ट वहां पे क्या बात होता है, एक्स दे दिया जाता है। तो वो एक्स एक्चुअली क्या है, एक्स बार एलिमेंट है, और एक्स बार जैसे मैं बार लगाता हूं तो वो एक्चुअली क्या बताता है पता है ना, जिस पॉइंट को आप लोकेट करने जा रहे हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो किस पॉइंट को लोकेट करने की बात कर रहे हो यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हो। क्लियर है? तो इसके लिए आप छोटा सा एलिमेंट बात करेंगे क्या, किसी उस पर्टिकुलर बॉडी का, तो उस पर्टिकुलर बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट बात करोगे तो उसका छोटा सा वेट होगा, वो है आपके पास dw। तो उस छोटे से एलिमेंट का, उस छोटे से पार्टिकल का, एलिमेंट मतलब पार्टिकल, क्लियर, जैसे यहां पे बात की, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करूं मान लो मैं, है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो उसका कोऑर्डिनेट है एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स बार एलिमेंट। क्लियर बात? उस छोटे से एलिमेंट का, उस बॉडी के छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा वेट है, राइट, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज एक्स बार एलिमेंट, एक्स बार एलिमेंट। तो ये है यहाँ पे जस्ट वहां पे क्या है, ये वाई बार एलिमेंट है उस छोटे से एलिमेंटल वेट का, लाइक दिस, जैसे मैं CG1 COG2 COG3 इस तरह बात किया हूं, x1 x2 x3। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो ये एक्चुअली जब सिर्फ x की बात होती है, सिर्फ y की बात होती है इस फार्मूले में, समझ रहे हैं बात को? ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि दैट x इज नथिंग बट व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज dw, छोटा सा एलिमेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके,
और भैया यहां पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बोलता हूं, मतलब एक छोटे से एलिमेंट से आप डिफाइन करते हो मैथमेटिकली, उसको इंटीग्रेट कर देते हो, क्लियर है? ओके, तो वो जो एलिमेंट जिसको डिफाइन कर रहा है वो टोटल को डिफाइन कर देगा। मतलब ये एलिमेंट क्या डिफाइन कर रहा है? उस पर्टिकुलर बॉडी के वेट को डिफाइन कर रहा है, वेट को डिफाइन कर रहा है, समझ रहे हैं? ओके, छोटे से वेट को, क्लियर, छोटे से वेट को, लेकिन पूरे वेट को डिफाइन करें तो इंटीग्रेशन करूंगा तो आप इंटीग्रेशन आपको आता होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्लियर? तो जस्ट क्या देगा बताइए? तो डब्ल्यू देगा ना, क्लियर बात है? ओके, एंड दिस डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यहां पे देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ है ना डी डब्ल्यू इक्वल्स टू व्हाट? वेट, एंड दिस वेट इज नथिंग बट, है ना, मैं क्या बोल पाऊंगा? क्लियर है? यही वेट मैं बोलूंगा, दिस वेट इज नथिंग बट उस बॉडी का टोटल वेट, उस बॉडी का टोटल वेट। इज दैट क्लियर? तो सर क्या हम इधर भी ऐसी बात करेंगे क्या? बिल्कुल डियर, अब सब जगह ऐसी बात करेंगे। इंटीग्रेशन मेथड की यदि मैं बात करूं तो जस्ट यहां पे यदि मैं बात करूं ना, तो सेंटर ऑफ मास के लिए मैं बोलूंगा एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट, क्लियर, इनटू डी एम डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डी एम, बिल्कुल। तो वाई बार एलिमेंट बात करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, वाई बार एलिमेंट बोलूंगा ना, वाई बार एलिमेंट इनटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इस तरह से, क्लियर है? तो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो मेरे पास इंटीग्रेशन मेथड होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, और ये नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, उसके लिए मैं इसको यूज करूंगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल सकता हूं भैया कि हियर ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम दैट इज इक्वल्स टू ये मास, जस्ट इंटीग्रेटेड किए, क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा डियर, आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास हो गया, ये हो गया आपके पास क्या? फिर सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, तो यहां पे मैं कैसे बात करूंगा डियर बताइए? यहां पे मैं बात करूंगा कि ये x बार इक्वल्स टू x बार एलिमेंट, फिर मैं बोलूंगा ये छोटा सा वॉल्यूम बात कर लूंगा जी यहाँ पे इस तरह से, डिवाइडेड बाय dv, बिल्कुल, y बार इक्वल्स टू ये y बार एलिमेंट इंटू dv डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dv, यस, बिल्कुल सही बात। तो भैया यहां पर ये क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, राइट? तो ये क्या बताएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू ये टोटल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इस फार्मूला का यूज मैं कहां पे करूंगा? जब सिंगल बॉडी का सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम मेरे को लोकेट करना है तो ये इंटीग्रेशन मेथड की तरफ जाऊंगा, और ये कहां पे जाऊंगा बताइए? तो नंबर ऑफ बॉडी का सिस्टम होगा, उसका नंबर है ना, सभी बॉडी का वॉल्यूम गिवन रहेगा, तो उस सिस्टम का नंबर ऑफ बॉडी से मिलकर बना हुआ उस सिस्टम का सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम मेरे को लोकेट करना रहेगा, राइट? तो मैं इस कांसेप्ट की तरफ जाऊंगा। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। नाउ नेक्स्ट यहां पे आइए, अब मैं बात करूंगा सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के लिए, क्लियर? ओके, बिल्कुल। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के लिए यदि मैं बात करूं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के लिए यदि मैं बात करूं डियर, तो क्या बोलूंगा कि यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन मेथड की यदि मैं बात करूं तो x बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये x बार एलिमेंट d, छोटा सा एलिमेंटल एरिया बात करूंगा। कौन सा एलिमेंटल एरिया? प्लेन एरिया का छोटा सा एलिमेंटल एरिया, तो ये हो जाएगा dA, राइट? देन मैं बात करूंगा एंड y बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y बार एलिमेंट dA, क्लियर है? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी, इस तरह से, क्लियर? ओके डियर, ओके। तो जस्ट यहां पे यदि मैं फिर से बात करूं भैया कि दिस डी इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी दैट इज नथिंग बट एरिया, उस है ना पर्टिकुलर बॉडी का जो प्लेन एरिया होगा वो एरिया, राइट? तो कोई भी प्लेन एरिया की बात करेंगे आप, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन एरिया का, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये पर्टिकुलर एरिया के लिए है ये, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ
एरिया, नंबर ऑफ एरिया से कैसा होगा भैया, नंबर ऑफ एरिया से मिलके सिस्टम बना होगा। क्लियर बात है? ओके, कंपोजिट सेक्शन बोल देते हैं उसी को। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। आपके एज एग्जाम में ऐड हुए, मैं कराऊंगा आपको। क्लियर है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं एरिया की बात करता हूं, दैट इज द प्लेन एरिया, दैट इज द प्लेन लैमिना, इस तरह से। तो ये एग्जांपल के थ्रू भी मैं यहाँ पे बता दिया हूं आपको। क्लियर ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये सेंट्रॉइड ऑफ लाइन के लिए बात करें तो यहां भी सेम बात करेंगे डियर, यहां भी सेम बात करेंगे। कैसे? वेरी केयरफुली। x बार इक्वल्स टू x बार एलिमेंट dl बोलूंगा, छोटा सा एलिमेंटल लाइन का एलिमेंट, राइट, छोटा सा एलिमेंटल बोलूंगा, एलिमेंटल लाइन, उस लाइन का, उस गिवन लाइन का, राइट, एक पर्टिकुलर लाइन की बात होगी तो ये dl बोल दूंगा। जस्ट रिप्लेस करते जा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। ओके, और ये मैं बोलूंगा क्या, ये y बार इंटीग्रेशन ऑफ x बार एलिमेंट dA, सॉरी y बार बोलूंगा यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन होता है डियर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, बड़ा केयरफुली हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ये y बार एलिमेंट ना, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, राइट। एक पर्टिकुलर लाइन के लिए बात करेंगे, क्या, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन, तो ये मेथड है। नंबर ऑफ कंपोजिट लाइंस की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ लाइन से मिला हुआ एक सिस्टम है, उसके लिए सेंट्रॉइड ऑफ लाइन बताना है भैया उस सिस्टम का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू टोटल लेंथ। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की बात करूंगा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, राइट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। क्लियर बात? बिल्कुल। तो देखिएगा, जब मैं बात किया COG, जब मैं बात किया COM, जब मैं बात किया COV, मतलब बताइए तो ये 3D से रिलेट हुआ, 3D से रिलेट हुआ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जब मैं बात किया क्या, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मतलब प्लेन की बात हुई, तो 2D से रिलेट हुआ। 2D से रिलेट हुआ कि नहीं? फील कर पाएंगे आप? बताइए तो, ये 2D। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? इतना सा बात क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या होगा भैया, कि जब मैं 2D बोलता हूं मतलब प्लेन लैमिना की बात होगी, प्लेन लैमिना। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और प्लेन लैमिना के लिए यदि मैं बात करता हूं क्या, तो क्या होता है भैया, यहां पे बात करेंगे अपन, बताइए, मैं सम अप कर रहा हूं पूरे कंसेप्ट को। यहां पे बात करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की बात करेंगे। हम बात करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल। क्लियर? हम बात करेंगे व्हाट, सर्कल। हम बात करेंगे सेमी सर्कल। क्लियर है बात? हम बात करेंगे सेमी सर्कल, हम बात करेंगे क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। क्लियर है? इस तरह से नंबर ऑफ प्लेन लैमिना की बात होती है। क्लियर है बात? ओके। लेकिन जब हम 3D के लिए बात करते हैं तो COG, COM, COV, इतना तो क्लियर है। तो 3D में जस्ट मैंने बोला क्या, एग्जांपल में स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, समाप्त कर रहा हूं ना मैं कंसेप्ट को, ये कोन इस तरह से, राइट। आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो ठीक है सर, इतना तो अपन बात कर चुके हैं।
तो रिकॉल भी कराऊंगा तो यहां पे आप देख पाएंगे, ये देखो बताया था मैं, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात किया, सेंटर ऑफ मास, फिर सेंटर ऑफ मास है सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, देखा 3D हुआ, क्लियर बात, ओके। देन हालांकि मैं मैथमेटिकली कनेक्ट किया कंसेप्ट लाने के लिए, ये कंसेप्ट को लाने के लिए, इस इक्वेशन को लाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में तो भैया ये जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है तो 2D के लिए बात हो, किसके लिए, 2D के लिए, राइट, बिल्कुल सही बात। तो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा डियर, आपकी जेईई एग्जाम में, आपके ए एग्जाम में, कि भैया प्लेन लैमिना के लिए मतलब क्या, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इसका आप क्या बताओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम किसके लिए बात करते हैं, 3D के लिए बात करते हैं ना भाई, 3D के लिए बात करेंगे ना, क्लियर है, ओके। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो वो नोट पॉइंट क्या होगा पता है, नोट पॉइंट ये होगा कि जब भी ऐसा हो कि प्लेन लैमिना के लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात किया जाए, तो फॉर प्लेन लैमिना, राइट, प्लेन लैमिना, फॉर प्लेन लैमिना, what, okay, centroid of area and, ऐसा बोलूं, देखिएगा, both centroid of area and center of gravity will be same। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहां पे और बात होगी, यहां पे एक और बात होगी, एक्सेप्ट राइट, एक्सेप्ट सम प्लेन लैमिना, क्लियर है, अरे बात समझ में। फॉर प्लेन लैमिना बोथ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेम, क्लियर है। जो भी हम है ना सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात करेंगे प्लेन लैमिना के लिए, और प्लेन लैमिना में ये सब बात होगी, देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सबके लिए है ना सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम सेम बात करेंगे, राइट। जो भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे वो सेम होगा, एक्सेप्ट सम प्लेन लैमिना, कुछ प्लेन लैमिना को छोड़ के, राइट। एग्जाम्पल में आइए, राइट, यहां पे यदि मैं बात करता हूं, एक्सेप्ट सम प्लेन लैमिना यदि मैं बात कर रहा हूं, तो ये देखो वेरी केयरफुली ना, देखिएगा मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं वेरी केयरफुली, क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका दिमाग में बैठ जाएगा डियर, जो कभी आप है ना नहीं फंसोगे फिर। एक्सेप्ट सम लैमिना मतलब एग्जाम्पल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेईई एग्जाम में, एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक हिमाचल प्रदेश जेईई एग्जाम में ये क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा आपको, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट, ओके। तो इस नोट पॉइंट को आप ना डियर हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस नोट पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, स्पेशली दिस नोट पॉइंट, जो मैं क्या कहा कि फॉर प्लेन लैमिना बोथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड ऑफ एरिया विल बी सेम, राइट, एक्सेप्ट सम प्लेन लैमिना, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के, इस प्लेन लैमिना राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के बाकी है ना ऑलमोस्ट जितने भी प्लेन लैमिना की बात होगी उसके लिए ये जो सेंटर ऑफ है ना ग्रेविटी है और ये जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है वो सेम होगा। इज दैट क्लियर?
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में है ना यही पूछा गया है डियर, यही पूछा गया है। क्लियर है? तो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्या कि इन प्लेन लैमिनस के लिए सेंट्रोइड ऑफ एरिया। क्लियर? इन 3D के लिए मतलब स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन के लिए मैं डिस्कस करूंगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? देन मैं कल के ही लेक्चर में ये भी डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, मैं एनालिसिस कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आप ना इन पूरे कंसेप्ट को जो मैं पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हूं, आज की इस लेक्चर में डिस्कस किया हूं और कल वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ बचा हुआ कंसेप्ट, तो पूरे कंसेप्ट को आप ना कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना कमेंट है ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा डियर, है ना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं, पूरे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। बने रहेगा डियर वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, हर एक लेक्चर के साथ सीक्वेंस से बने रहेगा। आपका कॉन्सेप्ट गजब का होगा, एक टाइम के बाद देखिएगा। क्लियर है? ओके। और हर एक क्वेश्चन आप वेरी कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हो। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।